हेलो एवरीवन। आज का जो चैप्टर है हमारे पास जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th का ये चैप्टर है नंबर 1। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन स्टेप से। तो सबसे पहले जब हम इसके टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसमें जैसे आपको चैप्टर का नाम भी दिख रहा है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है और इक्वेशन होता क्या है, ये सारे के सारे थिंग्स इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन देखो, आप इससे पहले भी क्लास में पढ़ के आए हैं कि जैसे हमारे पास सब्सटेंस होता है और उसको जैसे तुमने बर्न करा, तो बर्न करने के बाद हमें क्या मिलता है। जैसे एक पेपर आपने बर्न करा और उसके बाद वो बर्न करने के बाद यू विल गेट द एसेज ऑफ दैट पेपर, मतलब आपको उसकी एसेज मिलेगी। तो ऐसा बोला जा सकता है कि जो केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, हमें उसमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। क्या मिलेगा? एक नया सब्सटेंस मिलेगा। तो नया सब्सटेंस मिलेगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या रहेगी, पूरी तरीके से अलग रहेगी। देखो, जब पहले पेपर था हमारे पास, जो हमारे पास एक पेपर है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। उसके बाद जब वो एस बन गया, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो पूरी तरीके से अलग है। तो ये सारी की सारी चीजें ना हम इस चैप्टर में वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं केमिकल रिएक्शन से, आपने जैसे 9th क्लास में पढ़ा था ना, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज मैंने आपको बताया। अब जो है हम प्रोसीड कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। तो केमिकल रिएक्शन भी सेम सेम हमारे साथ साथ ना कुछ कुछ इसी तरीके से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको बता रखा है केमिकल रिएक्शन का। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है अकर्स व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट नोन एज रिएक्टेंट। जैसे सपोज करो हमारे पास ए और बी दिया, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, और ये दोनों आपस में रिएक्ट, ये दोनों जब आपस में मिले तो इन्होंने क्या बनाया, एक ए बी बनाया। ए बी एक प्रोडक्ट बनाया। तो जो रिएक्ट हो रहा है उसको मैंने क्या बताया यहाँ पे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो ये नया सब्सटेंस बना इसको मैंने क्या बताया, ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट। अब एक बार बताओ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास आ गए तो जो रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्टेंट के पास क्या है, ए है और बी है। ए और बी आपस में मिल रहे हैं ए और बी, और ये एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी। तो ये जो मिले ए और बी, ए की प्रॉपर्टी अलग होगी, बी की प्रॉपर्टी अलग होगी। ये दोनों आपस में मिले, ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस है। तो और जो ये प्रोडक्ट बना ए बी, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफर करेगी ए बी की। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चों, हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में वी आर गेटिंग द न्यू सब्सटेंस, जैसे कि मैंने आपको एक पेपर का एग्जांपल दिया। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट आल्सो नोन एज रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, आर चेंज इनटू वन और मोर प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि ये ए बी ही बनेगा, इसके साथ साथ कोई और तीसरा प्रोडक्ट भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे जो मटेरियल है, वो सब्सटेंस जो है वो किस तरीके का है। तो जो ये बनता है हमारे पास, जो हमें फॉर्म होगा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं। The constituent of the atom of the reactant rearrange in a chemical reaction resulting in the formation of the various substance as product। तो कुल मिलाने के बाद ये है, जो रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो दे विल फॉर्म अ प्रोडक्ट। इतनी सी बात आपको यहाँ से याद रख लेनी है, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है हम एटम्स का केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इक्वेशन का जब पार्ट आएगा तो आपको जो है एटम्स के बारे में भी बताया जाएगा, जब हम इनके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, वहां से आप लोगों को ये वाली चीज भी क्लियर हो जाएगी। तो अभी आपको केमिकल रिएक्शन पे ध्यान देना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो इतना आपको समझ में आया होगा प्रोबेबली। इसके बाद जब हम बात करते हैं अ चेंज दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर कंपाउंड, तो केमिकल चेंज आर आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब एक बार बताना भाई, ये चेंज ही तो हो रहा है यहाँ पे, जो ये चेंज हो रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं कंपाउंड्स में। देखो पहले तो ये क्या है, सब लोग अकेले अकेले एलिमेंट है, अब ये आपस में मिले तो दे आर फॉर्मिंग अ कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो एलिमेंट की, एक सिंगल एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग होती है, आप सभी बच्चे जानते हैं, 9th में भी आपने पढ़ा था। और जब ये आपस में दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। तो कंपाउंड मैंने आपको बताया इस तरीके से बना। अब जो ये कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टी तो अलग होगी ना भाई। तो जो चेंज हो रहा है, इसी वाले चेंज को मैंने आपको क्या बताया, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। उसके बाद जब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, A substance, a substance is said to be undergoes a chemical change when the chemical properties of a substance alters
As a result, there is either the formation of breaking of the atomic bond at the molecular level. Some characteristics of the chemical change are. देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी अभी छोटा सा एक एग्जांपल दिया, a प्लस बी से मैंने आपको ए बी बनाना सिखाया, ठीक है। अभी हम नॉर्मल नॉर्मल बेसिक सी चीज में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। कैसे? जैसे ए और बी आपस में मिल रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, क्या, ए बी। अब जब ये क्या है, हमारे पास एक नया सब्सटेंस है, एक नया सब्सटेंस है, ये वाली बात समझ में आई। अब जो ये नया सब्सटेंस हमारे पास बना होगा, इनका जो आपस में जब ये मिलेंगे तो इनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड भी रहा होगा ना भाई। जैसे आप क्लास 9 पे पहले वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें आपने सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? तो वहां पे ना आपने देखा होगा जो सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो आपस में ना बहुत टाइटली पैक्ड होते थे और लिक्विड के थोड़े दूर दूर होते थे और गैसेस के बहुत ज्यादा दूर दूर होते थे नहीं होते थे? तो इन द सेम वे उनके बीच में जो टाइटली जो पैक्ड होता है तो दैट इज द बॉन्ड। बॉन्ड वहां से जो मतलब जो सॉलिड के जो एटम्स थे ना उनके बीच का जो बॉन्ड था वो क्या था, बहुत ज्यादा हाईली था, मतलब वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड थे। उसकी बात मैं आपको बता रहा हूं। तो वो जो बॉन्ड होगा यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। किसमें? केमिकल रिएक्शन में। क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो हमारे पास क्या होगा, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा या नहीं होगा? ऐसे तो भाई फॉर्म नहीं होगा। अब खुद बताना, ए और बी जो होंगे आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे तो क्या है, इसका बॉन्ड अलग है, इसका बॉन्ड अलग है। ये अपने अपने जो इंडिविजुअल इनके पास खुद का जो बॉन्ड होगा वो तो ब्रेक होगा ही होगा और बी का भी बॉन्ड ब्रेक होगा ही होगा और ए भी जब मिलेंगे तो ये आपस में एक नया बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। उस वाली बात को मैं आपको बता रहा हूं। तो बॉन्ड जो है यहाँ पे क्या बता रहा है, बॉन्ड एक तरीके से किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी कंपाउंड की एबिलिटी को बता रहा है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। उस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई होगी। तो बॉन्ड बॉन्ड के बेसिस पे हम अभी आपको बता रहे हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं, न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो एक नया सब्सटेंस तो बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल सही बात है भाई। उसके बाद चेंज इन द एनर्जी आर इन्वॉल्व। भाई उसका जो एनर्जी लेवल है वो भी क्या होगा, इसमें चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। उसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं, ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर अकर्स अ चेंज इन मास। चेंज इन मास मतलब उसका जो मास है उसमें भी चेंज आएगा। भाई पहले ए और बी, इसका ए का और बी का मिलने के बाद ये ए बी बना। अब ये अगर सपोज करो जो इसका मास है वो 10 ग्राम है, इसका भी 10 ग्राम है, तो ये जरूरी नहीं है कि 20 ग्राम ही आएगा, ऐसा मत सोचना। क्यों भाई? क्योंकि कुछ चेंजेस भी आएंगे। कुछ चेंजेस मतलब इवेपोरेशन लॉस आ सकता है, कुछ हीट बन के इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं तो जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसके आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम केमिकल रिएक्शन के साथ जाते हैं तो यानी जब केमिकल रिएक्शन किसी भी रिएक्शन में टेक्स प्लेस करती है, मतलब केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसका जो उसका ओरिजिनल मास है, रिएक्शन के बाद वो ओरिजिनल मास नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे एक पेपर था, पेपर को आपने बर्न किया, पेपर का जो मास था वो पहले अलग था, बर्न करने के बाद आप खुद भी देख लो उसका जो मास रहेगा एसिड का वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है नहीं है? क्योंकि जो उसके बॉन्ड्स है वो उसने टाइटली नहीं रहेंगे, वो एसिड बन जाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए? उसी तरीके से आपको यहाँ पे ये वाली बात अच्छे से समझ लेनी है। तो देयर इज अ परमानेंट अल्टरेशन, मतलब ये एक परमानेंट चेंज है, ये वापस से नहीं आ सकता है। जैसे जैसे एक पेपर ही मैंने आपको पेपर से एग्जांपल बता रहा हूँ, पेपर को बर्न कर दिया है तो वो नया सब्सटेंस एसिड के फॉर्म में बना रहा है जब हम उसको बर्निंग कर रहे हैं। और अगर तुम पेपर को हाथ में लेके उसको क्रश कर दो, मतलब मोड़ दो और फिर उसको आप सीधा कर दो तो वो फिजिकल चेंज है, तो मतलब वो वापस अपनी फॉर्म में आ सकता है। पर अगर आपने पेपर को एक बार बर्न कर दिया तो देन वो अपनी शेप में वापस थोड़ा ना जाएगा, वो तो भाई बर्न हो गया, क्योंकि वहां पे क्या है हमारे पास, केमिकल चेंज। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से इसके कुछ एग्जाम्पल है मेरा यहाँ पे आपके लिए है। तो जैसे यहाँ पे बर्निंग हो रही है, खाना अगर बना लिया एक बार मम्मा ने, जैसे आपकी मम्मा ने कोई भी सब्जी बनाई, भाई सब्जी को बना दिया उसके वेजिटेबल फॉर्म में, आप उसको दोबारा से थोड़े ना ला देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसी की बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद जैसे यहाँ पे एक आयरन दे रखा है आपको, इस आयरन में आपको देख रहे होंगे कोरोजन लग गया है, मतलब ये कोरोड हो गई है। अब कोरोड लगने का कारण आप सब लोग जानते हैं, दिस इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब कोरोजन हो रहा है, मतलब जंग लग गया है। तो जंग लगना मतलब क्या है, एक हमारे पास केमिकल चेंज है। उसके बाद ये बर्नर लिया गया है, यहाँ पे बर्नर लिया गया है, ये लेड नाइट्रेट है। तो जब लेड नाइट्रेट को हम बर्नर की मदद से हीट करेंगे
तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये ना इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हो। ये यहाँ पे जैसे बनाना है, तो बनाना क्या हो गए, यहाँ पे थोड़े खराब हो गए हैं, तो ठीक है। इसी तरीके से आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल दे रखे, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। तो आप इस तरीके से केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना कि कुकिंग ऑफ फूड, जैसे कि मैंने आपको इमेज में दिखाया, रस्टिंग ऑफ आयरन, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, मतलब मिल्क का खराब हो जाना, और राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग मतलब ये ज्यादा पक गए जैसे, ठीक है, ज्यादा पक जाना भी एक तरीके से क्या है, केमिकल चेंज है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। हमारे पास जो है टॉपिक केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल इक्वेशन आप लोगों को सबको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन में बच्चों आप लोगों को एक बात, जैसे कि आप लोग इसमें एक रिएक्शन देख पा रहे हैं, तो इस रिएक्शन में आपको क्या समझाया गया है मैं आपको समझाता हूँ, तो बड़े ध्यान से समझना है। इसमें आपको सबसे पहली बात, हमारे ना दो हाथ होते हैं, ठीक है, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड। आप लोग अपने अपने हाथ को जरूर देखना, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो बच्चों ऐसे करके देखना है, ठीक है। अब एक जो ये वाला है हमारे पास, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, ये लेफ्ट हैंड में है, इधर की तरफ से देख रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है। लेफ्ट हैंड पे क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट। तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, रिएक्टेंट आएगा सबसे पहली बात, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी इतनी। तो रिएक्टेंट जो होता है, इसी का दूसरा नाम होता है हमारे पास क्या, सबस्ट्रेट्स होता है। सबस्ट्रेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट जो होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ही रहेगा, उसका कोई दूसरा नाम आपने याद नहीं रखना है। दूसरी बात आपको मैंने बताया था, ये जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स आपके सामने लिख रहे हैं, H2, मतलब बेसिकली 2 जो लगा है वो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। हम आपको बैलेंसिंग भी सिखाएंगे, पर आपको ना अभी H पे ध्यान देना है, मतलब हाइड्रोजन, ओनली यू हैव टू सी द हाइड्रोजन। अभी इसके आगे जो पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से देखना है। इधर ऑक्सीजन देखना है, ठीक है। तो दोनों जब आपस में मिले तो इन्होंने क्या बनाया, H2O बनाया। आपके जैसे पानी समझते हो ना, पानी जो होता है H2O, तो ये H2O यहाँ पे बनाया। तो जब रिएक्टेंट आपस में मिले तो इन्होंने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, सबस्ट्रेट था, यानी रिएक्टेंट था, दे आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आया, इसी को ही हमने क्या बोला, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। जो एक कंपाउंड है, ये प्रोडक्ट जो होता है, मैंने आपको बताया ये क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो इसी से क्या बना, एक केमिकल फॉर्मूला हमने क्रिएट कर लिया। उसका नाम हम समझ भी गए हैं, क्योंकि बेसिकली आप लोग जानते हैं वाटर होता है, तो ये पानी बन गया है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ना, तो भाई ये इसके साथ ऐसे ऐसे करके तुम देख रहे होंगे, ये हमने 2 लगाया, 3 लगाया। अगर मैं छोटा सा मतलब बताऊं, जैसे आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं, उसके साथ जैसे 2 लगा देते हैं, 2xy ऐसे करते नहीं करते, 2xy 3xy, जैसे आप छोटे उसमें 7th 8th में पढ़ा होगा तुमने। तो ये जो 2 है बराबर में, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल के साथ लगी हुई वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। वेरिएबल मतलब H2 हो गया, और इसके साथ जो लगा उसे क्या बोला हमने, कोफिशिएंट बोला। तो जहां जहां पे ये लगा, इसी को हम कोफिशिएंट बोल रहे हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब हम अपने किसी भी केमिकल इक्वेशन को कितना इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, वो सारे के सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, जो आपके पूरे के पूरे चैप्टर में और पूरी की पूरी केमिस्ट्री में, जब तक आप पूरी जिंदगी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको ये बेसिक्स थिंग्स जरूर आनी चाहिए एक केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। जो राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन अगर आपको दे दिया, ठीक है, उस इक्वेशन को देखते ही आप समझ जाए कि इस इक्वेशन में क्या क्या बोला गया है। ये सारी की सारी चीजें ना, एक केमिकल इक्वेशन को लिखने से पहले और उसको समझने से पहले हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूं एक बात, जैसे यहाँ पे एक प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस के साइन का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे ना देखो एक कॉमन सी बात है, ये एरो ही क्यों लगाया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आ गई नहीं आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे ना ब्रैकेट में जी क्यों लगाया, अब इनके मतलब क्या है, तो मतलब इनका मतलब क्या है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। ये इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन है कि हम इसे देखते ही समझ गए, हमने कुछ स्पेशल स्टडी भी नहीं करी। आप लोग समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब स्पेशल स्टडी भी नहीं कर रहे हैं हम। जैसे मैं आपको बताता हूं,
मैं इसके कुछ स्टेप्स आपको पढ़ के बताता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे। तो जैसे केमिकल इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी भी हुई है। अब इस वाली केमिकल इक्वेशन को हमने क्या करा, एक केमिकल रिएक्शन, दिस इज द केमिकल रिएक्शन वी हैव, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज आई टोल्ड। ये क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट हमेशा कौन सी साइड में बताया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में, आप लोगों को समझ में आती है। और जो प्रोडक्ट है वो कौन सी साइड में जा रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है। ये भी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरी बात जब हम पढ़ते हैं, ये जो इसमें एरो लगा रहा है, एरो जो लगा है, इसको बच्चों बेसिकली बोलते हैं गिव्स। क्या बोलते हैं, गिव्स अस एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में जैसे बोलते थे गिव्स अस। तो मतलब जैसे मैं आपको एक रीड करके बताता हूं, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर दे गिव्स अस, या दे गिव्स, या फिर दे फॉर्म। गिव्स की जगह अगर तुम्हें गिव्स नहीं बोलना तो दे फॉर्म। जब वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो दे आर फॉर्मिंग द वाटर या फिर H2O, ऐसे करके आप लोग ना गिव्स, मतलब सिंबल जो ऐसे बना रहे हैं हम, ये वाला सिंबल जो ऐसे बना रहे हैं, ये हमें कुछ फॉर्म करके दे रहा है नया सब्सटेंस। इसका मतलब ये होता है। तो एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, पॉइंटिंग टुवर्ड द प्रोडक्ट इंसर्टेड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, इट आल्सो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये डायरेक्शन भी बता रहा है कि भाई ये दो आपस में मिल रहे हैं तो ये इस वाले डायरेक्शन में जाके एक नया प्रोडक्ट हमें दे रहा है। चलिए, ये जो सिंगल एरो मैंने आपको बताया इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन इज प्रोसेस्ड, ठीक है। मतलब जिस जो हमारी रिएक्टेंट है आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यानी इस वाले डायरेक्शन में बना रहे हैं। तो मतलब एक डायरेक्शन हमें बता रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कौन सी डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है। ये बात आपको समझ में, सिंगल एरो का मतलब मैंने आपको बताया। अगर बच्चों यहाँ पे डबल एरो लग गया, डबल एरो मतलब ऐसे ऐसे लगाया और एक एरो मैंने ऐसे लगाया, ठीक है। इस एरो को बड़े ध्यान से देना, ये एरो भी आपको यहाँ पे दिख रहा भी होगा, ये वाला एरो मैंने आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा करके दिखाया। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास ना रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या बताया मैंने इसको, रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो रिवर्सिबल चेंज आप लोग जानते हैं क्या होता है। एक बार जो हमारे पास जैसे पेपर है, जैसे आप फिजिकल चेंज पढ़ते हैं ना, उसको वापस से अपनी उसकी शेप में लाया जा सकता है, रिवर्सिबल चेंज है। वैसे रिएक्शन भी क्या होती है, रिवर्सिबल हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, पर अगर कहीं पे ये वाला एरो आपको दिखा किसी भी रिएक्शन में, तो मतलब ये दोबारा से वापस बनाया ले जा सकता है। पर जैसे यहाँ पे H2O और O2 है, आपस में अगर कंबाइन हो गए तो इनको अलग अलग तो नहीं किया जा सकता। ये तो एक बार ही बन गए तो बन गए, पर कोई कोई रिएक्शन ऐसी होती है उनको अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। पर वो तभी होगा जहां पे एक सिंगल एरो ना देके आपको डबल एरो दिया जाए, एक इस तरीके से बना दिया जाए और एक इस तरीके से बना दिया जाए, तो आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगी ये वाली बात। चलिए, उसके बाद अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे के लिए आपको मैं बताऊं, इसमें एक बात अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसमें बीच में एक प्लस का साइन भी आपको बता रखा है। जैसे आपने प्लस का साइन आप देख रहे थे ना बीच में, तो जो वो प्लस का साइन है हमारे पास, ये क्या बता रहा है, बिटवीन टू और मोर रिएक्टेंट, कि ये आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। जहां जहां पे प्लस का साइन है मतलब एक बेसिक सी बात है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। If the reaction are carried out under the specific condition of temperature, pressure, catalyst, etc., these change are mentioned on arrow. जैसे सपोज करो ये वाली एक रिएक्शन आपको दे दी गई है यहाँ पे। अब इस वाली रिएक्शन में मैंने क्या बताया, ये टेम्परेचर पे अगर हो रही है, अगर सपोज करो इनको हम हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना हम हीट लिख देते हैं। ये हमें ना जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, अगर हम एरो के ऊपर कुछ भी लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें हीट लिखना पड़ेगा। अगर हम उसको कैटालिस्ट कर रहे हैं, कैटालिस्ट होता क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। अगर हम उसमें कुछ चीज मिक्स कर रहे हैं किस तरीके से, तो एवरीथिंग आपको जो भी आप उसमें एक्स्ट्रा चीजें लगा रहे हैं वो आपको इस एरो के ऊपर लिखकर दिखानी पड़ेगी। ये हीट जो है इस रिएक्शन के लिए नहीं है, और जो रिएक्शन आएंगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आती है, हीट हमें कब प्रोवाइड करनी है, किस तरीके से जाना है। मतलब हमें एरो के ऊपर ना उसको स्पेशली दिखाना पड़ता है। मतलब जो ये रिएक्शन हो रही होगी, सपोज करो माना कि इसके ऊपर हीट, हमने इसको इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हम इस रिएक्शन को कर रहे हैं, तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड। हमें ऐसा रीड करेंगे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर एंड हीटेड टू फॉर्म वाटर। इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको लिखना पड़ता है। वो कैसे लिखा जाएगा मैं आपको अभी अभी
इसका बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से आपके उनके साथ जाना है। अगर सपोज करो इस वाली रिएक्शन में प्लस का समझ में आया, प्रेशर का, ये सब चीजें समझ में आई आप लोगों को छोटी छोटी सी, तो द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। मतलब फिजिकल स्टेट आप लोगों ने जैसे 9th क्लास में पढ़ा था कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, जैसे कि इस वाले रिएक्शन में भी आप लोगों को यहाँ पे लिख के बता रखा है ये G है, तो G मतलब ये क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ये क्या है, गैस है। और H2O क्या है, हमारे पास गैस है। पानी क्या है, एक तरीके से गैस है। इस तरीके से आप लोगों को लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में भी होता है, तो दोनों चीजें की तरीके से आपको बताया गया है। तो ये गैस की फॉर्म में है तो गैस 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 करके आपको बता दिया गया है, मतलब स्मॉल G से बता देते। अगर सपोज करो ये सॉलिड होता तो स्मॉल S से बता देते। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है एक केमिकल रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, वो 1 बाय 1 हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बाद जब हम इसके आगे का पॉइंट पढ़ते हैं, सपोज करो आप लोगों को एक पॉइंट दिया रखा है यहाँ पे, इफ द गैस इज लिबरेटेड एज अ प्रोडक्ट। सपोज करो आपने रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हुए, दे आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। अगर सपोज करो उसमें गैस निकल रही है, जैसे पानी को तुम गर्म कर रहे हो, उसे हीट कर रहे हो, तो उसमें से गैस भी निकलेगी, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है निकलेगी। तो गैस क्या करेगी भाई, वहां पे बैठी तो रहेगी नहीं, वो तो उड़ जाएगी ऊपर की तरफ। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। तो हम एक एरो बना देते हैं कि भाई जैसे सपोज करो ऑक्सीजन गैस निकली, तो ऑक्सीजन गैस के बराबर में एक ब्रैकेट बना देते हैं और एक अपवर्ड वाला साइन बता देते हैं। तो जो अपवर्ड वाला साइन होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कि जो गैस है वो क्या कर रही है, ऊपर की तरफ उड़ जा रही है। ठीक है, तो ये अपवर्ड वाला साइन है। इस तरीके से द प्रोडक्ट फॉर्म इफ द गैस प्रेसिपिटेट इट रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग द डाउनवर्ड। अगर सपोज करो तुम्हें डाउनवर्ड साइन लगाना है, ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हुआ वो ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, मतलब उड़ नहीं सकता, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, मतलब जैसे सपोज करो तुमने चॉक पाउडर लिया, चॉक पाउडर आपने लिया, उस चॉक पाउडर को आपने पानी में मिक्स करा, ठीक है। जब आप उसको पानी में मिक्स कर देंगे तो चॉक पाउडर क्या करेगा, उसकी जो ऊपर की तरफ सरफेस होगा तो उसके ऊपर ना व्हाइट व्हाइट सी लेयर आ जाएगी। जब तुम उसको पूरी तरीके से मिक्स करोगे तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगी, एक लेयर से आ जाएगी व्हाइट व्हाइट। तो वो क्या होंगे ना, उसके प्रेसिपिटेट होंगे। प्रेसिपिटेट मतलब वो ऊपर की तरफ उड़ नहीं पाए, उसके ऊपर की सरफेस पे आ गई नहीं आ गई बात समझ। तो हम क्या करेंगे, वो ऐसे कुछ सेटल डाउन हो जाएंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रेसिपिटेट हमने बोला गया है। तो वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब वो ऊपर नहीं जा पा रहे। आ गई नहीं आ गई इतनी बात समझ में। इसके बाद फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास आता है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। हम केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, तो वो हम यहाँ पे आपके लिए आपको बताते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में, भाई देखो एक बार बताओ, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी को ना बैलेंस क्या करता है, आपको पता है? आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको जो बैलेंस करती है ना, वो हमारे कान होते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कान कैसे होते हैं, तो थोड़ा देखना एक बार कि कान ही करते हैं नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन को भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, बैलेंस करने का काम करना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, द टोटल नंबर ऑफ द एटम ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब भाई एक बार बताओ, जैसे तुम्हारे हाथ है, हाथ पे इधर भी 5 kg रखा और इस वाले हैंड पे भी तुम्हारे क्या रखा, 5 kg का वजन रखा। अब दोनों आपस में बराबर होंगे तभी तो आप बोलोगे ना भाई कि भाई हाँ भाई बैलेंस है। ये नहीं कि एक में 5 एक में 6 है, एक में 5 है, एक में उससे थोड़ा सा भी ज्यादा है, तो वो अनबैलेंस का पार्ट होगा। तो बैलेंस का मतलब होता है क्या है, ये आपको समझ में आती होगी इतनी बात। उसके बाद the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product of the atoms of each element before the reaction, after the reaction is equal। तो उनका जो मास होना, जो उनका जो मास होगा वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन, जब हम उसको बैलेंस करने का काम करेंगे। तो वो कैसे कैसे होगा, वो सारे के सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, तो बड़े ध्यान से देखना है कैसे कैसे करते हैं, तो बड़े ध्यान से समझना है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, मैं चाहता तो इसको आपको एक लाइन में भी बता सकता हूं, पर उससे क्या होगा, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा वो टूट जाएगा। आपको क्या करना है, स्टेप वाइज समझना है। एक बारी एक रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लो, उसके बाद आप क्या करें, आगे की जो केमिकल रिएक्शन है उसको आप माइंड बेस्डली प्रैक्टिस करें, आपका इजीली हो जाएगा। बस फंडामेंटल समझ लेना कि है क्या इसके पीछे एक बार। तो स्टेप्स क्या है, कंसीडर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो वी आर टेकिंग द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, हमने ना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराना है। देन व्हाट विल हैपन, हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं।
तो अंडरस्टैंड द स्टेप्स टू इन्वॉल्व द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो पहला जो स्टेप मैं आपके लिए बता रहा हूं, हमारे पास जो पहला स्टेप है बच्चों, तो फर्स्ट राइट डाउन द वर्ड्स इक्वेशन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वर्डिंग में लिखना है। जो भी हम केमिकल रिएक्शन करेंगे उसको वर्ड में लिखें। जैसे वर्ड में आपने लिखा क्या कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब ये एरो बना देना है और बीच में प्लस का साइन बता देना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो पहले वर्डिंग में लिखना है इस तरीके से कि हम रिएक्शन किस किस के बीच में करा रहे हैं और वो बनाता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब हम स्टेप 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टेप टू में ना हम जैसे मैग्नीशियम का हमने सिंबल पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा था। जैसे मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MgO। हमने लिख दिया इस तरीके से। और पहले स्टेप में क्या करा, वर्डिंग लिखी। दूसरे स्टेप में हमने क्या करा, उनके सिंबल्स। ठीक है, स्टेप 3 के लिए प्रोसीड करते हैं। अब हमने स्टेप 3 में, अब हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, जैसे ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, और ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास है। कंपोनेंट क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम। कंपोनेंट मैग्नीशियम है, ये वाली बात समझ में आती है। और दूसरा जो कंपोनेंट है हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब इस वाले मैग्नीशियम के पास अगर मैं जाऊं रिएक्टेंट में, जैसे मैंने बोला Mg प्लस O2, ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट वी हैव। मैग्नीशियम कितना है अपने आप में, रिएक्टेंट वाली साइड 1 है। मैग्नीशियम रिएक्टेंट वाली साइड में कितना है, 1 है, 1 लिख दिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितना लिखा हुआ है, 2। ऑक्सीजन के पास कितना लिखा हुआ है, 2। O2 लिखा हुआ है ना, तो वी कैन से O2 इज 2। रिएक्टेंट में कितने होंगे, ऑक्सीजन 2 होंगे। अब ये बन गया प्रोडक्ट। आप सबको पता है राइट हैंड साइड में क्या बना, प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट के पास मैग्नीशियम कितना है, 1 है भाई, 1 ही दिख रहा है मुझे तो। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। भाई अगर ये MgO बनाओगे तो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ये भी, तो दोनों 1 1 है। अब हमें क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। मतलब इधर 1 है तो इधर भी 1, इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। ये हमें इसमें बैलेंस करना है। अभी क्या है हमारे पास, अनइक्वल अनइक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड में अलग है और राइट हैंड साइड में क्या है, अलग है। तो वी हैव टू बैलेंस इट। और हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। तो हमने बताया आपको ये क्या है, एक हमारे पास अनबैलेंस इक्वेशन है। अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस बनाना है। कैसे करेंगे, स्टेप 4 के पास चलते हैं। तो स्टेप 4 के पास जब हम जाएंगे, लिख दिया था वहां पे, तो टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस। तो बॉक्सेस हमें बनाने पड़ेंगे। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो जो भी आप बॉक्स में लिख रहे हो उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और MgO है, इनको आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज बॉक्स में आपको लिख देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद चूज अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। आप रिएक्टेंट के पास चले जाओ या फिर आप प्रोडक्ट के पास चले जाओ, वो आपकी मर्जी है, पर आपको जाना वहीं पे पड़ेगा जहां पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स देखने को मिले। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2। तो इस वाले मैक्सिमम के पास हम चले गए। ठीक है, चले गए। अब आपने क्या करना है, इस इधर 2 है ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही दिख रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे, इस इधर तो 1 ही हमारे पास है। भाई एक बार बताओ, इधर ऑक्सीजन 1 है, जैसे कि आपको अभी बताया मैंने। अब इस वाले 1 को बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 जब हम इसको करेंगे तो इधर जो ऑक्सीजन होंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे भाई, 2 हो जाएंगे। इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। अब एक बार बताओ, ये जो ऑक्सीजन है इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते, MgO2 तो लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है डायरेक्टली नहीं लिख सकते। पर उसको डायरेक्टली ना करेंगे, उसको डायरेक्टली तो लिख नहीं पाएंगे। तो हमें जो ये वाला जो 2 हमारे पास आया, इसको हमें ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अगर तुम उसको स्टार्टिंग में लिखोगे, दैट व्हाट विल हैपन, इसका मतलब ये है ये 2 मैग्नीशियम भी बन गए और ये 2 ऑक्सीजन भी बन गए। इस 2 का मतलब ये होगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो इधर मैग्नीशियम 1 हमारे पास ये है, ये वाला जो मैग्नीशियम 1 हमारे पास है बच्चों, इसको इधर तो 1 है ना, ये प्रोडक्ट का कितना था, इधर 1 था। अब इस वाले 1 को भी मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो ये भी कितना बन गया, 2 बन गया। अब एक बार बताओ, मैंने आपको भी बताया ये 2 मैग्नीशियम भी है और ये 2 ऑक्सीजन भी है, तो दोनों की दोनों चीजें बैलेंस हो गई नहीं हो गई। इतनी बात सबको समझ में आई। मैग्नीशियम 2,
पर इधर मैग्नीशियम अभी हमारे पास कितना बचा हुआ है, 1 ही बचा हुआ है। ऑक्सीजन तो इधर 2 है, पर उधर मैग्नीशियम कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। तो उसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हमें एक स्टेप में एक ही साइड को बैलेंस करके दिखाना है, क्योंकि हम इसको स्टेप वाइज समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद जब हम स्टेप 5 के पास चलते हैं, तो स्टेप 5 में देखिए बच्चों, हमने ना प्रोडक्ट के 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन बना लिए हैं। अब मैंने आपको इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, ये वाली बात समझ में आई। इधर जो ऑक्सीजन के थे वो ऑलरेडी हमारे पास कितने हैं, 2 है। मैंने आपको अभी बताया था, जो ये मैग्नीशियम है ये हमारे पास अकेला बच रहा था पिछले वाली रिएक्शन में, यहाँ पे अकेला है। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 है ना, 1 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो ये भी क्या हो गए, 2। अब ध्यान से देखना, रिएक्टेंट हमारे पास कितने हो गए, मैग्नीशियम के 2 हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 हो गए, प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 2 है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2 है। ये वाली बात समझ में आई यहां तक। तो ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा। तो 2 मैग्नीशियम आए, ऑक्सीजन 2 आया, और ये 2 MgO बन गया है, 2 MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाम वही रहेगा, सिर्फ इनके कोफिशिएंट बदलने से इनके नाम नहीं बदलेंगे। कोफिशिएंट आप कुछ भी लगाए, वो बैलेंस करने के लिए लगाना है, ठीक है, उनसे उनका नाम नहीं बदलेगा। तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट, हम बोल सकते हैं नंबर, मैं यहां पे अंडरलाइन कर देता हूं, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ एटम हमारे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, यानी LHS और RHS दोनों तरफ क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए। ये वाली बात समझ में आई होगी यहां तक। चलिए स्टेप नंबर 6 में हम चलते हैं। तो स्टेप नंबर 6 हमें क्या कहता है, तो मैंने आपको बताया था उसको ना, हमें स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताई थी ना, जैसे उसको सॉलिड है तो सॉलिड बताएंगे, अगर हीट की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो हीट बताएंगे। एवरीथिंग हमने स्टार्टिंग में बेसिक जो मैंने आपको बताया था, तो वो यहाँ पे आपको सीखना है कैसे। तो उसको सीखने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना, तो द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब आपको पता होना चाहिए एक छोटी सी बात है, अगर आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराते हैं, ये ऐसा नहीं कि इनको मिला दिए ये बर्न हो जाएंगे, ऐसा मतलब आपस में रिएक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको ना कुछ तो हीट करना पड़ेगा भाई। जैसे चाय बनानी है, चाय को आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़े ना आपने चाय की पत्ती ली, पानी में डाली, चीनी ली, पानी में डाली और वो चाय बन जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको उसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तभी तो एक नया सब्सटेंस बनेगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है और उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है। इन दोनों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तभी तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि चाय बनाना आप लोग जानते हैं, डेली यूज करते हैं, तो आपको चाय का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को तो आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे हो गया। तो आप थोड़ा सा दिमाग में बिठाइए इन चीजों को, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में हमने ना, बिना हीट के तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हमें ना एक एरो के ऊपर, मतलब ये हीट की प्रेजेंस में हो रही है पूरी की पूरी रिएक्शन, तो इट इज फॉर्मिंग 2 MgO। अब ये 2 जो लग रहे हैं, ये 2 कैसे आ रहा है, कोएफिशिएंट आपको समझ में आती है बात। तो ये हीट की प्रेजेंस में होती है। अब उसके बाद हमें उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी है। फिजिकल स्टेट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इस तरीके से भी आपको छोटा छोटा सा मैनेज करना पड़ेगा अपने माइंड को। तो अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम क्या है हमारे पास, सॉलिड है। ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करूं तो ये क्या है, गैस है। तो जहां पे सॉलिड है मैंने आपको बताया वहां पे स्मॉल एस लिखना है, अगर गैस है तो स्मॉल जी लिख देना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक जो बनेगा ये सॉलिड हमारे पास होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो यूजिंग दिस स्टेप यू कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बेसिस पे बैलेंस कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये बैलेंस करना इक्वेशन का समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से इसको समझना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं, तो इसमें जैसे हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो जो मेजर केमिकल रिएक्शन हमारे पास होते हैं, मेजर मतलब जो आपको ध्यान रखने हैं हमेशा, ऐसे ही हमारे पास सबसे पहले जैसे इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रखा है, याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरीके से आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये सारे के सारे जो है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल, तो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल वन बाय वन। तो आइए बच्चों इनको स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपके सिलेबस में है, तो जो भी आपका सिलेबस है उसको बड़े ध्यान से देखते भी रहना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ते रहना है इसमें। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की,
किसकी बात बता रहा हूं मैं आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होने का काम जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। कंबाइन हो रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, बेसिक सी बात आपको बताई। अब कॉम्बिनेशन में जैसे भाई जरूरी नहीं है कि अकेला इंसान तो कभी कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना, इंसान की भी बात करो तो एक इंसान कभी कंबाइन नहीं हो सकता, उसके साथ दूसरा इंसान होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हमारे पास ना कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, या तो एक हो या एक से ज्यादा कोई भी सब्सटेंस हमारे पास हो, वो आपस में क्या होंगे, कंबाइन करेंगे टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो द रिएक्शन इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी लेबोरेटरी में जाए तो हम आयरन को और सल्फर को मिलाएं, एक सपोज करो हमने आयरन लिया मतलब लोहा लिया और सल्फर लिया, उसको आपस में मिक्स करा, देन व्हाट विल हैपन, आयरन सल्फाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयरन सल्फाइड बन जाएगा। जैसे Fe और S, Fe मतलब ये क्या है, हमारे पास आयरन का नाम होता है, ये किसका होता है, सल्फर का होता है। तो ये जब आपस में मिले तो ये क्या बना रहा है, आयरन सल्फाइड बना रहा है केमिकल रिएक्शन में। इतनी बात समझ में आई। तो ये बीकर हमें दे रखा है, ये वाटर हमारे पास है, इसमें ये कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं। पानी के अंदर तुमने क्या डाला, सबसे पहले वाटर, मतलब बीकर के अंदर तुमने क्या डाला, वाटर डाला, वाटर के अंदर तुमने क्या डाला, कैल्शियम, कैल्शियम के को डाले, कैल्शियम को डाला, तो कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट हो जाने के बाद तो क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाने का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आती है। तो बच्चों यहाँ से तो फॉर्मेशन ऑफ द स्लेक्टाइन बाय द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, तो एक इसका एग्जांपल आपको दे रखा है। अगर मैं बात करता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब पहले तो नाम समझना बहुत जरूरी है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको क्या करना है, तो दिस रिएक्शन अकम्पेन्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इसमें क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट क्या हो रही है इसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, किसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब बच्चों अगर तुम इसके वो हीट करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या करा, हीट करा, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर एरो के ऊपर भी हीट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो दोनों तरीके से ठीक माना जाता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो ये इट गिव्स, अब जब ये अलग अलग होगा, मतलब जब तुम इसको हीट करोगे तो ये ना बच्चों ब्रेक हो जाएगा। कोई भी चीज अगर तुम हीट करते हो तो बेसिकली वो दो पार्ट में या दो से ज्यादा पार्ट में ब्रेक हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती। तो जब ये इसको हीट करेंगे तो वी विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, क्या मिलेगा हमें, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और उसके बाद जब ये इसका CaO ये तो बाहर आ गया, तो यानी ये C तो बचेगा ही बचेगा, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल इसके पास चला गया तो O2 बच जाएगा, O3 है ना यहाँ पे, तो यानी हम बोल सकते हैं CO2 बचेगा इधर। इतनी बात समझ में आई। तो CO2 जो है ये गैस है, CO2 क्या है हमारे पास, गैस है, तो ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो इसलिए मैंने ऊपर का अपवर्ड डायरेक्शन का सिंबल बना के आपको दिखाया। इतनी बात समझ में आएगी। ये कैल्शियम, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये हमारे पास क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये हीट करने के बाद इसमें देख भी रहे होंगे, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एब्जॉर्ब हो रही है एक तरीके से। यहाँ पे एरो भी शायद आप, एरो भी जो है आप मत लगा के दिखाना, क्योंकि अगर आप उसको इवेपोरेट कर दोगे तो वो वहां पे नहीं रहेगी। हमें इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन बताना है तो उसको CO2 ही लिख देना बस। CO2 एक क्या है, हमारे पास गैस है, गैस के ब्रैकेट में मैंने स्मॉल g लिख दिया है, जिससे कि मैंने उसकी फिजिकल स्टेट भी आपको बताई है, तो आप जरूर लिखिए अपने एग्जाम में इस तरीके से। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में समझ में आया, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो एंडोथर्मिक का जस्ट अपोजिट होता है क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब उसमें तो हीट हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, किसमें, एंडोथर्मिक में। और एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है बच्चों, द रिएक्शन इज अकम्पेन्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो इसमें हीट का क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन मतलब हीट निकल रही है बस, और कुछ नहीं निकलेगा इसमें। तो जैसे अगर सपोज करो कार्बन को और ऑक्सीजन को अगर आप आपस में रिएक्ट कराओ, कार्बन को और ऑक्सीजन को अगर आप आपस में रिएक्ट कराओ तो दे विल कंबाइन टुगेदर, दे विल फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, CO2 बोलेंगे। अब CO2 क्या है भाई, एक गैस है, और जब गैस निकलेगी CO2 तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती है, तो इसके साथ साथ हीट इसमें से कंफर्मली निकलने वाली है, क्योंकि CO2 है भाई। CO2 का मतलब यही होता है कि हीट निकल रही है, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। बहुत गर्म होती है वाली गैस। तो बेसिकली आप दोनों के जब अपने एग्जाम में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बीच में आपका डिफरेंशिएट आएगा स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, इनके जो है एग्जाम्पल जरूर लिख के आने इस तरीके से अपने अपने
पेपर में। तो इसमें आप बता सकते हैं ये सॉलिड है, ये गैस है, ठीक है। इनके नीचे इनके नाम भी लिख सकते हैं कि भाई ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। मतलब इसको जितना ज्यादा आप इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेटिव बनाना सिखाया भी है, उसी तरीके से आप इसमें इनकी फिजिकल स्टेट, इनके नाम, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन, तो जरूर लिखना इस तरीके से। तो आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों की दोनों बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो आता है वो आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसे हमने बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको हमें समझना है बड़े ध्यान से। अब बच्चों कॉम्बिनेशन में तो कंबाइन हो रहे हैं, डिकम्पोज में क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। अलग अलग मतलब स्प्लिट हो जा रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। तो टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में क्या हो रहा है, सब्सटेंस हमारा ब्रेक हो जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है। स्प्लिट मतलब टूट जा रहा है। वो कैसे टूटेगा उसके बारे में हमें समझना है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करना है तो आप उसको क्या करें, हीट करना स्टार्ट कर दे, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक डायग्राम आप सब लोग देख भी पा रहे होंगे। इस वाले डायग्राम का मतलब जो है आप लोगों को ना थोड़ा बड़े ध्यान से समझना है। ये बेसिकली आपको केमिस्ट्री लैब में आपके जो टीचर्स होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहिए। तो जैसे हम कुछ भी चीज को गर्म करेंगे या उसको हीट करेंगे, बेसिकली हीट करेंगे तो उसमें से ना गैस इवॉल्व होती है। तो उसको अपने नोज के बिल्कुल पास नहीं रखना है, उसको थोड़ा दूर रखना है। या जो आपके आसपास खड़े हैं उसके पास भी नहीं कर देना है कि अपने से तो दूर कर लिया दूसरों के पास लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। तो ये एक इसका सेफ पॉइंट ऑफ व्यू होता है केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने से पहले, ठीक है। तो इसे बॉइलिंग ट्यूब बोला जाता है। तो फेरस सल्फेट के इसमें क्रिस्टल लगे हुए हैं। इसके अंदर क्या है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स है, उनको हम क्या कर रहे हैं, हीट। तो यहाँ से ये हीट निकल जा रही है बाहर, तो नोज के पास नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे बर्नर है। चलिए बच्चों, इतनी बात, ये थोड़ा सा आपको समझ में आती होगी बात। तो डिकम्पोजिशन में बेसिकली क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। इतनी बात क्लियर होती थी यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताऊं, तो जैसे सपोज करो व्हेन मर्करिक ऑक्साइड, एक लिखने का तरीका मैंने आपको बताया। एग्जाम में आप दोनों तरीके से लिखेंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि हम एग्जाम में कैसे लिखे, मतलब एक रिएक्शन ही लिख दे उसी से काम चल जाएगा, या फिर उसके बारे में वर्डिंग भी लिखे उसी से काम चल जाएगा। बच्चों मेरे अकॉर्डिंग आपको दोनों की दोनों चीजें लिखनी है, क्योंकि जो पैटर्न है आपके अटेम्प्टिंग का वो पूरी तरीके से ना बदल चुके हैं। अब आपको ना बिल्कुल बेसिक से जीरो से हीरो बनना है। मतलब जीरो वाली बात भी आपको बतानी पड़ेगी कि भाई सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, ठीक है। उससे आपके बिल्कुल भी कोई मार्क्स का लॉस होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता। तो मर्करिक ऑक्साइड इज हीटेड, जब तुम उसे हीट करोगे क्रूसिबल में। क्रूसिबल मतलब जो भी आपका ये बीकर होता है जिसमें आप, जैसे उसमें एक फनल लगा रखी थी हमने, वो जिसको हीट कर रहे थे ऐसे, तो वो क्रूसिबल होती है, मतलब उसको आप हीट कर रहे हैं क्रूसिबल में। द ऑरेंज रेड पाउडर बिगेन टू डार्कन। वो देखो वैसे तो जो मर्करिक ऑक्साइड होती है ये कैसे कलर की होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ऑरेंज रेड पाउडर होती है क्या, मर्करिक ऑक्साइड। इसको तुमने क्या करा, हीट करा। और जब तुम इसको हीट करोगे देन व्हाट विल हैपन, तो डार्कन, वो थोड़ा सा डार्क होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड सिल्वर मिरर, जो सिल्वर मिरर उसके अंदर होता है वो डिपोजिट ऑन द कूलर पार्ट ऑफ द क्रूसिबल। तो जो जो क्रूसिबल मतलब जो हमारे पास फनल है उसका जो ठंडे वाला पार्ट होगा उसमें जाके वो जमना और रुकना सा एक तरीके से वहां पे स्टार्ट कर देगी, जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब यहां से आपको जो एक बात समझ में आनी चाहिए, मतलब जो मर्करिक ऑक्साइड हमारे पास होता है वो 2HO, मतलब इसका फॉर्मूला है मरकरी का भाई HgO होता है हमारे पास। तो उसको हमने क्या करा, हीट करा मरकरिक ऑक्साइड को। तो देन व्हाट इज हैपनिंग, मतलब दिस इज स्प्लिटिंग इनटू टू मोर पार्ट्स, मतलब एक से दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बेसिकली Hg यानी मरकरी अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगी। इस तरीके से आपको एक रिएक्शन इसकी जो है आराम से लिख देनी है। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर आप हीट करना स्टार्ट कर दे तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाती है। सबसे पहली बात आपको ये समझना है। तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग, तो जितनी भी ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन, जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल की बात करें तो आपको एग्जांपल भी लिखना बहुत मैंडेटरी होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आप एग्जाम्पल जब इसका लिखेंगे तो 2KClO3 जिसको बोला जाता है क्या, पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोला जाएगा बच्चों, इसको पोटेशियम क्लोरेट बोलेंगे, CHLORATE, पोटेशियम क्लोरेट बोलेंगे। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करेंगे देन व्हाट विल हैपन, तो इट विल गिव्स 2KCl, यानी 2KCl का मतलब क्या होता है हमारे पास, पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या होता है हमारे पास, पोटेशियम क्लोराइड। तो सब इस तरीके से इनको नोट्स में अपने ऐड कर लेंगे। अब बच्चों देखो यहां से जो 2KCl है ये तो इस वाले रिएक्शन का पार्ट बन गया है, बन गया है नहीं बन गया है। अब यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ क्या है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। ऑक्सीजन कैसे बचेगा कि भाई ऑक्सीजन जो है हमारे पास देखो 2 मॉलिक्यूल्स तो इधर है और 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के इधर है, तो 3 2 जा कितने होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स वी हैव। तो ऑक्सीजन तो मेरे पास है, पर ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी बैलेंस करना है नहीं करना है, तो मेरे को कितना लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे, 3 ऑक्स मतलब 3O2 बन जाएगा, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ये इसका आराम से आप अपने अपने एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा बेसिकली। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में देखो जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास थी, इसमें हम क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे बेसिकली। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट कर देते थे तो वो क्या बन जाती थी, थर्मल डिकम्पोजिशन बन जाती थी, नहीं बन जाती थी। अब फोटोकेमिकल में क्या है, उसी वाले रिएक्शन को अब आपको क्या कर रहा है, सनलाइट की मदद से हीट करना है। सन मतलब यू हैव टू यूज द हीट, मतलब सन की जो हीट है उसको यूज करना है। तो इसी वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो द केमिकल रिएक्शन विच प्रोसेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट वाली एनर्जी, इज कॉल्ड द फोटोकेमिकल रिएक्शन। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं इसके एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर हम 2AgCl ले, अगर हम इसको हीट करते हैं, मतलब सिल्वर क्लोराइड जिसको बोलते हैं, अगर हम इसको हीट करते हैं तो बच्चों ये हमारे पास 2Ag यानी सिल्वर और प्लस के Cl2 यानी क्लोराइड, इस तरीके से आप इसको हीट कर सकते हैं सन रेज की मदद से। और इसका ये एग्जाम्पल भी आप अपने अपने कॉपी में और अपने अपने एग्जाम में इस तरीके से लिख के आएंगे। होपफुली आपको फोटोकेमिकल और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों समझ में आए होंगे। अगर हम इस वाले टॉपिक पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, अब भाई डिस्प्लेसमेंट से ही आप लोग समझ पा रहे हो कि डिस्प्लेस करना, खिसका देना किसी को, मतलब डिस्प्लेस कर देना कि ये तो मेरी जगह है, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं। तो इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है, तो बड़े ध्यान से समझते हैं इस वाली बात को। तो रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अब भाई देखो जैसे क्लास में 2 पर्सन होते हैं, एक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जिसमें ताकत बहुत ज्यादा होती है, एक थोड़ा कमजोर भी होता है। तो ज्यादा ताकतवर वाला क्या करेगा, उसे कमजोर वाले को उठा के चल भाई ये मेरी जगह है, ऐसे करेगा नहीं करेगा। तो सेम फंडामेंटल है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसमें क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव मटेरियल, जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। तो इसी वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। होपफुली समझ में आई डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, सपोज करो इसके मैं एग्जांपल से बताता हूं। तो इसमें क्या है ना, जिंक है हमारे पास, क्या है, जिंक। जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज कराऊंगा आने वाली क्लासेस में, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको समझ में आएंगी बातें। देखो जिंक क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को इन अ कॉपर सल्फेट, इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म जिंक सल्फेट। फिर क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता भी रहा हूं यहाँ पे, जैसे जिंक आपको दिया गया है और इसके साथ क्या है हमारे पास कॉपर सल्फेट है, तो ये क्या बन जाएगा, CuSO4। CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब सेमी लिक्विड बोलते हैं बेसिकली। AQ को क्या बोलते हैं, सेमी लिक्विड होता है एक तरीके का, एक्वस। तो ZnSO4 हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट। तो ये कॉपर इसके साथ अलग से बन जाएगा। तो मतलब देखो तुम्हें क्या सीखने को मिला इस वाले रिएक्शन में, बेसिकली यहाँ पे जिंक है और ये क्या है, CuSO4 है। जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, दोबारा से समझना, जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये Zn जो होगा कॉपर सल्फेट के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। मतलब Zn अपने पास ले आएगा किसको, कॉपर सल्फेट को, और एक अलग से कंपाउंड बना लेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिंक सल्फेट बोल रहे हैं, और प्लस के कॉपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ये वाली बात समझ में आई होगी।
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, दिस इज द फोर्थ टाइप। तो देखो जैसे तुमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको अभी अभी समझ में आई थी बात कि भाई इसमें हम क्या कर रहे थे, एक ही एलिमेंट को क्या करा रहे थे, डिस्प्लेस कर रहे थे। मतलब जो ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव था ना, वो दूसरे वाले को अपने पास लेकर आ रहा था, एक एलिमेंट तो दूसरे वाले को अपने पास लेकर आ रहा था। पर यहाँ पे जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यानी डबल क्यों लगाया भाई, यानी दो बार डिस्प्लेस होगा। उसमें क्या था, डिस्प्लेस हो रहा था पर एक बार हो रहा था, पर इसमें दो बार डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। होगा कैसे देखना, जैसे आपके पास ना एक सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको सॉल्यूशन दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH आपको दे रखा है, ये हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड यानी HCl के साथ रिएक्ट कराया आपने, करा दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें जो Na है यानी जो सोडियम है, ये क्या करेगा, इसके क्लोराइड से रिएक्ट कर जाएगा। जो इसका सोडियम है इसके क्लोराइड से क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और एक अपना अलग से कंपाउंड बना देगा जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl। आ गई बात समझ में। उसके बाद हमारे पास क्या बचा हुआ बच्चों, एक तो H बचा हुआ है, यहाँ पे OH बचा हुआ है। अगर तुम खुद बताओ, OH बचा हुआ है और दूसरी तरफ क्या बचा हुआ है, H बचा हुआ है। अब भाई हाइड्रोजन कितने बचे हुए हैं, दो, कितने बचे हुए हैं, 2। तो यानी H2 और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। मतलब दोनों के दोनों में क्या हो रहा है, दोनों के दोनों में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यानी दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक पहले वाला डिस्प्लेसमेंट इधर और दूसरे वाला डिस्प्लेसमेंट इधर। तो यानी वी कैन से दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास प्रेसिपिटेशन होता है, और दूसरा जो होता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, बड़े ध्यान से समझते हैं। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो जब हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, तो जैसे पानी है, पानी के अंदर मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि चॉक पाउडर मिलाया हमने, तो चॉक पाउडर क्या होगा, पानी के अंदर पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। आप खुद भी देख सकते हैं मिक्स करके। तो जो 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 चॉक पाउडर हमारे पास है वो इनसोल्यूबल होता है। जो चीज मिक्स नहीं हो रही पानी के अंदर उसे इनसोल्यूबल बोलेंगे भाई। अगर मिक्स होती तो क्या बोलते हैं, सोल्यूबल बोलते। जैसे पानी के अंदर तुम शुगर डालते हो तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। जैसे तुम लेमन का जो उसमें उसको स्क्वीज करके डालते हो, उसका जो रस होता है उसको पानी के अंदर डालोगे तो वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, तो वो सोल्यूबल होता है। पर जैसे चॉक पाउडर लोगे तो वो उसके अंदर मिक्स नहीं हो पाएगा, उसे इनसोल्यूबल बोलते हैं। तो वो जो इनसोल्यूबल होता है ना, अब बड़े ध्यान से समझना, जो ये इनसोल्यूबिलिटी का पार्ट जो मैंने बताया, उसकी जो सरफेस पे जो लेयर मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, इसकी सरफेस पे जो व्हाइट व्हाइट सी जो लेयर आ जाती है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। तो in the following process a white material is generated that is insoluble in water. A precipitate is insoluble substance that forms. A precipitation reaction is a reaction that result in the formation of the precipitate. Basically precipitate तभी form होते हैं जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को करते हैं। केमिकल रिएक्शन मतलब इनसोल्युबिलिटी दिखाता है। जैसे चॉक पाउडर का मैंने आपको एग्जांपल बताया। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई मेरे को एग्जांपल बताओ, तो आप ना इस तरीके से एग्जांपल उसको बता सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अब इसके बाद जो बी वाला पार्ट है हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन है। अब न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, न्यूट्रलाइज मतलब भाई जैसे पेट में एसिडिटी होती है, वैसे तो ये एसिड बेस का पार्ट है। जब आपका एसिड बेस एंड सोल्ट्स वाला चैप्टर चलेगा उसका पार्ट है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो एसिड बेस एंड सोल्ट्स में बेसिकली होता क्या था कि जो मैं आपको बताता हूं ये वाली बात, कि जब एसिड आपने लिया और बेस भी आपने लिया, एसिड आपने लिया और बेस आपने लिया, दोनों को आपस में रिएक्ट कराया, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एसिड और बेस आपस में जब मिलते थे तो हम क्या पढ़ते थे, उसको न्यूट्रलाइज करते थे। तो वही वाला फंडामेंटल हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही पढ़ना है यहाँ पे। तो बड़े ध्यान से समझना इसको। तो जो बच्चों एसिड जो होता है हमारे पास बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये बेस है हमारे पास और ये क्या है, एसिड है। A neutralization reaction is basically reactive between H positive और OH negative। पर ये H positive OH negative होते क्या है, अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी बताऊं, जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या होता है हमारे पास, एसिड। तो एसिड जो होता है ना हमेशा H पॉजिटिव आयंस को बताता है, H पॉजिटिव आयंस को। आयंस मतलब ये जो प्लस का साइन है, अगर ये माइनस का साइन होता तब भी ये आयंस ही होता। ठीक है, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़े थे ना। उसी तरीके से OH के पास नेगेटिव है तो इसको क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो
H2O क्या बन जाएगा, एक न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पानी जो है एक न्यूट्रल, आप कहते हैं ना कि इसका पीएच कितना है, न्यूट्रल है, क्योंकि एसिड और बेस आपस में मिल रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग द वाटर, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें मेंशन करके बता सकते हैं। इनको बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी बोलते हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच में। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। वाटर के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, आप ध्यान रखेंगे। तो होपफुली आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। हमारे पास जो आता है वो आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये होता क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, वैसे तो आपको डेफिनेशन से ही समझ लेना है, पर बेसिकली मैं इसका आपको एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। देखो ये एग्जांपल इसमें दे रखे हैं, या आपको यहां से समझना है तो यहां से समझ लीजिए, पर मैं आपको एक बात समझाता हूं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो चीजें होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जिसमें सब्सटेंस लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन ऑक्सीजन, या फिर लॉस हाइड्रोजन। अब बच्चों इतनी बात बता दी गई, आपका दिमाग में चक्कर आ जाएगा कि ये होता क्या है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, हमारे पास कि जैसे सपोज करो हमने कॉपर ऑक्साइड आपको दिया, CuO आपको दिया कॉपर ऑक्साइड, और इसको हमने क्या करा, कॉपर ऑक्साइड को हमने H2 के साथ रिएक्ट कराया, CuO प्लस के H2 हमने कर दिया, मतलब हाइड्रोजन के साथ हमने करा। कॉपर ऑक्साइड को किसके साथ करा, हाइड्रोजन के साथ। व्हाट विल हैपन, अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये Cu है, अब ये जो Cu है ना, ये कॉपर तो कॉपर रहेगा, Cu तो Cu रहेगा, पर उसका जो ऑक्सीजन होगा, ये जो इसका ऑक्सीजन है, ये किसके साथ आ जाएगा, H2O के साथ आ जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब बच्चों एक बात बताओ, जब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे, तो ये जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड से ये कॉपर बना, तो इट मींस वी आर गेटिंग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मैंने क्या बताया आपको, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है नहीं हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। पहले कॉपर ऑक्साइड था, अब क्या हो रहा है हमारे पास, कॉपर हो रहा है। तो दिस इज द रिडक्शन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिडक्शन बोलते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि भाई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन बोलेंगे। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसके साथ जाके ये H2O बना दे रहा है, तो वी कैन से दिस इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। भाई एडिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारे पास, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अब आपको दोनों की दोनों बात समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्या है। तो आप जब भी इसका एग्जाम में लिखेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन यू हैव टू राइट इट डाउन। एग्जाम्पल नहीं लिखोगे, इस तरीके से करके नहीं लिखोगे, डेफिनेशन बेस्ड लिखोगे तो गलत हो जाएगा आपका। आपको थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम्पल इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पे आपको बता रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट रिड्यूस। मतलब जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, अब कॉपर ऑक्साइड के पास क्या था, पहले ऑक्सीजन था। भाई पहले इसकी जो फैमिली थी उसमें दो मेंबर थे, एक कॉपर था और एक क्या था, ऑक्सीजन था। पर अब इसकी फैमिली में सिर्फ एक ही मेंबर रह जाता है, क्या रह जाता है, कॉपर। मतलब ऑक्सीजन को उसने क्या कर दिया, दूसरी वाली फैमिली को दे दिया। तो इसी वाले को हम, मतलब इसी वाले को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसके पास पहले ऑक्सीजन था, उसने अपनी ऑक्सीजन दूसरे को दे दी, उसी को हमने क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला, ठीक है। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, मतलब रिड्यूस भी हो जाए। मतलब पहले क्या था, H2 था, अब दोबारा से क्या बन गया, ये H2O बन गया। समझ गए नहीं समझ गए, मतलब इसने एक फैमिली पे एक नया मेंबर ले लिया है। या फिर इसी वाले प्रोसेस में ऐसा देख सकते हो, पहले कॉपर ऑक्साइड था, अब पहले तो कॉपर ऑक्साइड था, अब कितना बन गया, Cu बन गया। मतलब यहाँ पे आगे रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया नहीं भाई अपने आप में, पहले कॉपर ऑक्साइड था, अब क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो इसी वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। इतनी बात क्लियर होती है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास आता है क्या, रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्शन में आपको मैंने अभी अभी बताया कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, इसमें H2S हाइड्रोजन सल्फेट, Cl2 और 2HCl का एग्जांपल दे रखा है। तो आप इस तरीके से भी एग्जांपल अपनी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। A chemical reaction in which oxidation and reduction takes place, मतलब पूरी की पूरी रिएक्शन को, जो ये पूरी की पूरी रिएक्शन होती है, जो हम पूरी की पूरी बताते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिडोक्स रिएक्शन बोलते हैं।
जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा है, उसी वाले रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडोक्स रिएक्शन बोलेंगे। बड़े दिमाग में आप इसको रख लीजिएगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के पास, कोरोजन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास, जैसे कि कोरोजन मैंने आपको बताया, तो कोरोजन मतलब जैसे भाई जंग लगना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, इसमें एक डायग्राम आप देख सकते हैं। एक नट बोल्ट के सामने ना आपने देखा भी होगा, इस तरीके से जंग लग जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन जो होता है हमारे पास, आपको दिख भी गया होगा किस तरीके से होता है। तो दस ये एक ना बेसिकली जो आयरन जो मेटल होते हैं, बेसिकली जो मेटल्स हमारे पास होते हैं ना, एक उनपे क्या होता है ना, वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत स्लो प्रोसेस होता है। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं होता है कि एकदम से खराब हो जाएंगे। जैसे बाहर लोहे का कुछ भी आप स्ट्रक्चर देखते होंगे बड़े बड़े, या फिर छोटे छोटे भी, आप अपने साइकिल के व्हील्स भी देख लिया करो, उस पे ना येलोइश या फिर ग्रेइश सा, एक रेडिश सा अजीब सा ना हो जाता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कोरोजन होता है। इस कोरोजन जो होता है, मैंने आपको बताया, ये एक स्लो प्रोसेस होता है सबसे पहली बात। तो ये क्या करता है, उसको डीके कर रहा है, मतलब उसको खाता रहता है। मतलब पानी और हवा की अब्सेंस में बेसिकली जो आयरन होता है वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत स्लोली स्लोली होता रहता है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मतलब वो लोहा पूरी तरीके से, या वो मेटल जो भी है पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। अगर अगर आप उसको ध्यान, उसको सेफ्टी, उसके प्रिवेंशन करना चाहते हैं, तो जैसे आपने देखा भी होगा, आपने बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखे होंगे, आयरन के ब्रिजेस देखे होंगे, उन पे हम पेंट करके रखते हैं। पेंट इसलिए करते हैं कि जिससे कि बाहर के जो सब्सटेंस है, मतलब जैसे वाटर है, एयर है, वो उसके साथ ना रिएक्ट ना कर पाए, उसकी लॉन्ग लाइफ बनी रहे, ठीक है। हम ऐसे ऐसे पेंट उसके ऊपर पॉलिश कर देते हैं, बेसिकली आपने देखे भी होंगे। तो वो इसीलिए किए जाते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल पर्पज तो होता ही है, पर उसका कारण भी यही है कि वो एक लंबे समय तक चले, उनकी लॉन्ग लाइफ बनी रहे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, विद इन ईयर, विद इन ट्वाइस ए ईयर, थ्राइस ए ईयर, वो जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर सकते हैं। मतलब पेंट हम उनको करते रहते हैं। चलिए बच्चों, अगर मैं बताऊं, द स्लो प्रोसेस ऑफ द डीके एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैटर ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर एसिड इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। एसिड मतलब जैसे एसिड रेन होता है, या कुछ आपस उसके आसपास कोई फैक्ट्री वगैरह होती है, उससे जो पॉल्यूशन निकलता है, वो भी एक तरीके से एसिड की तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो वो वाला एसिड की हम बात करें, तो अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें, तो आयरन कंबाइंड विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर द in the presence of water to form the red brown flaky substance called rust। तो ये बेसिकली रेड ब्राउन आपको दिख रहा होगा। तो ये रेड ब्राउन जो सब्सटेंस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। रस्ट मतलब एक तरीके से जंग हो गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है, अगर आयरन की रस्टिंग हो रही है। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रस्ट इज Fe2O3 into 10H2। वो बड़े ध्यान से याद रख लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रस्ट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, Fe2O3 डॉट 10H2O। इसको ऐसे भी लिखा जाता है Fe2O3 डॉट 10H2O। तो ये जो डॉट है हमारे पास, बेसिकली ये मल्टीप्लाई को ही रिप्रेजेंट करता है। आप इसको डेसिमल ना बोले, पॉइंट है, मतलब ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला फॉर्मूला और इसका जो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिवेंशन मैंने आप लोगों को बताया, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल, अदर आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन, हैंस प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज नेसेसरी। दिस विल नॉट ओनली सेव मनी बट इट ऑल्सो प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट्स, मतलब एसिड अटैक से भी उसको बचाएगा, ठीक है। तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द प्रोसेस लाइक गैल्वेनाइजिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद अदर मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते थे ना, मतलब एक तरीके से शाइनिंग सरफेस बना देना, मतलब एक तरीके से उसको पेंट कर देना, वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। जैसे आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखी है ना, वो क्या होती है, एक बार हमने यूज कर लिया, उसको दोबारा से भी हम यूज कर सकते हैं अगर हम उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, मतलब उसकी शाइनिंग सरफेस, मतलब उसको पॉलिश कर दे, वापस से हम वो ज्वेलरी यूज कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो वही होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, चैप्टर भी तुमने पढ़ा था क्लास 8 में, वही वाला। उसके बाद हमारे पास आता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी जैसे एक तरीके से फ्रेश ऑयल आपके पास है, देखो मार्केट से आप जितनी भी चीजें लेते हो ना, उसमें एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। आप कोई भी सब्सटेंस खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट भी जरूर चेक करते होंगे। अगर मैं आपको बात बताऊं, तो ये आपको ना यहाँ पे फ्रेश ऑयल दे रखा है, और ये रैंसिड ऑयल मतलब सड़ गया है। रैंसिडिटी मतलब सड़ जाना किसी चीज को, उसे रैंसिड बोल देते हैं। तो ऑयल एंड फैट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गेट ऑक्सीडाइज और टर्न रैंसिड।
जो ऑयल होता है या फैट होते हैं वो ऑक्सीजन के अगर कांटेक्ट में आ गए तो समझो वो खराब हो गए। जैसे आप चिप्स का पैकेट लेते हैं, उसके अंदर एक गैस भरी रहती है, आप उसको नाइट्रोजन गैस बोलते हैं, वो होती भी नाइट्रोजन गैस ही है। अगर उसके अंदर ऑक्सीजन भर दिया जाए तो क्या होगा, वो रैंसिड हो जाएगा, मतलब उसकी लाइफ ना कम हो जाएगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ एकदम से, मतलब एक जैसे आप रात में कोई सब्जी बनाते हैं, उसको आप ओपन खुली करके रख दीजिए बाहर, तो देन व्हाट विल हैपन, वो खराब हो जाएगी सुबह तक, खुली करके रखोगे। अगर वही वाली सब्जी आप फ्रिज में रख दोगे तो वो रुक जाएगी, क्योंकि जो फ्रिज का टेम्परेचर है उसका जो अंदर का मॉइस्चर कंटेंट है वो अच्छा है, और बाहर का आप लोग जानते हैं एक नेचुरली है, समझ गए। और जहाँ पे आप रह रहे होंगे घर के अंदर, रूम के अंदर, किचन के अंदर, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो अलग है। तो हर चीज डिपेंड करती है किसी भी चीज को सही रखने में। तो रेंसिडिटी जो होता है एक तरीके से प्रिवेंट करने के लिए हम, मतलब इनको बचाना है, कैसे कैसे बचाएंगे, तो अलग अलग मेथड हम यूज करते हैं। तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर और बाय यूजिंग द एंटीऑक्सीडेंट। या तो उसको हम किसी ऐसे कंटेनर में रखें जिससे कि वो उसके बाहर की जो हवा उसके अंदर ना जाए, या फिर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दें। जैसे आप लोग पीकल्स खाते हो तो पीकल्स में बहुत सारा ऑयल होता है, वो ऑयल क्या करता है, उसको बचा के रखता है। सोल्ट डाल देते हैं हम, तो सोल्ट क्या करता है, उसको बचा के रखता है। तो ये क्या है, हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करने देते। जैसे पानी को और ऑयल को आप आपस में मिला नहीं सकते, नहीं मिला सकते ना, तो वही वाला कारण है। यहाँ पे भी ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एंटीऑक्सीडेंट आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग द फैट्स एंड ऑयल, स्टोरेज ऑफ फूड एयर टाइट कंटेनर कंटेनिंग ऑल्सो डेक्लेरेट द ऑक्सीडेशन, मतलब स्टोरेज अगर तुम करोगे तो ये थोड़ा सा कम कर देगा। तो ये बेसिकली इसके कुछ रेंसिडिटी के जो है, ये जो चैप्टर है यहाँ पे हमारा आके फिनिश हो जाता है। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आप लोगों को बताया जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई चीज, हमें डाउट सेशन कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। होपफुली नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे इसी वाले चैप्टर के एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।